हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल या टू बिकम ए पीपल एज ए रिसोर्स। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि भाई जो पीपल एज ए रिसोर्स में कन्वर्ट होता है तो उसमें वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट होता है तो उसमें दो चीज़ों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशन और हेल्थ का। एजुकेशन वाला रोल हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट कम एंड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ हेल्थ। So students, health is a very important and play a significant role to become a human as a valuable resource। और ये भी कहा जाता है कि जो एक साउंड माइंड होता है वो डेवलप होता है साउंड हेल्थ के अंदर। मतलब अगर किसी पर्सन की हेल्थ अच्छी है तो उसका माइंड भी अच्छा साउंड डेवलप करेगा। सो और साथ में जो हेल्थी पर्सन होता है, जो वर्क करता है, उसकी इफ़िशिएंसी या इफ़ेक्टिवनेस जो होती है वो ज़्यादा बेटर होती है एज़ ए कम्पेयर टू सिक पर्सन। और ये भी माना गया है कि सिक पर्सन एक तरह से जो जहाँ पर वर्क करता है, जहाँ पर वो जॉब करता है, उस अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक बर्डन होता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या उसकी स्ट्रेंथ है, एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। She will not be able to maximize his or her output to overall growth of organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being। तो कह सकते हैं कि हेल्थ जो है उससे बदलता है कि भाई कोई पर्सन जो है कितना स्वस्थ है। हैंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। तो हमारी कंट्री की भी एक प्रायोरिटी रही है कि भाई जो हेल्थ स्टेटस है अब हमारी पॉपुलेशन का वो डाउन नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। तो आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स टू इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर और न्यूट्रिशन सर्विस। तो ये तीन चीज़ें इसमें कवर होती है। इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। एक्सेसिबिलिटी होता है कि भाई हॉस्पिटल और जो प्राइमरी आपके हेल्थ सेंटर्स हैं वो नियर बाई होने चाहिए हर एक पर्सन के, और उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, वो आसानी से अप्रोच कर पाए। इसी के लिए जो आप देखेंगे आजकल एम्बुलेंस होती है, 100 डायल करते हैं, वो किसी भी रूरल एरियाज़ में हो, कितने भी फार हो, वहाँ पर पहुँच जाती है। तो ये आता है आपकी एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर में। नंबर 2, फैमिली वेलफेयर में फैमिली वेलफेयर होना चाहिए। फैमिली वेलफेयर कैसे हो सकता है कि जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जैसे या तो मॉनेटरी बेनिफिट्स हों, अगर कोई अपनी किसी तरह की हेल्थ फैसिलिटी लेना चाहे, कोई ऑपरेशन कराना चाहे या फिर मेडिसिन लेना चाहिए तो उसको चीप रेट में अवेलेबल हो, जो कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर होती है। एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज, न्यूट्रिशन सर्विसेज में जो फूड है वो अवेलेबल हो जाए। फूड अवेलेबल, जो फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है उसके तहत सारे हर एक रीजन में, चाहे वो अर्बन है, रूरल एरियाज़ हैं, आपको मिनिमम फूड प्रोग्राम के तहत बहुत कम रेट्स में जो पुअर पीपल्स हैं उनको फूड अवेलेबल कराया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि ओवर द लास्ट 5 decades इंडिया हैज़ बिल्ड ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज़ आल्सो डेवलप द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। जो तीनों सेक्टर्स हैं उसमें जो भी मैन पावर होता है कि काम करने वाले लोगों, है ना, काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको मैन पावर कहते हैं। जो भी लेबर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होती है, साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी। अब हम तो कहते हैं कि लास्ट 50 ईयर्स में या लास्ट 70 ईयर्स में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है। तो उसको हम जज कैसे करते हैं? उसको हम जज करते हैं थ्रू द डिफरेंट इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आपके लाइफ एक्सपेक्टेसी, ऐसे में बताया गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेसी जो है हमारी 68.3 ईयर्स हो गई है, नियर बाई 70 ईयर्स। मतलब एक औसत आयु जो होती है देश में रहने वाले लोगों की वो 70 ईयर्स है। और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो 147 डाउन हो गया है। ठीक है, जो 147 था 1951 में, वो डाउन हो गया है 34 2016 में आते। क्रूड बर्थ रेट जो है ड्रॉप हुआ है 20.4 से, और डेथ रेट भी डाउन हुआ है 6.4। तो सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेसी में इम्प्रूवमेंट हुई है, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हुई है। तो हमारा
जो कंट्री में कहीं ना कहीं जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ है ड्यू टू दीज इंडिकेटर्स। यहाँ पर जो ये टेबल आपके सामने शोन है, ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को शो कर रही है। जो सी हुई है ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सेंट्रल हेल्थ सेंटर्स हैं, है ना, और सब सेंटर्स गिवन है। दीज आर सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो ये सिग्निफिकेंटली राइजेज हो रहे हैं 2030 में 1,81,000 से, जो इंक्रीज़ हुए हैं 2070 तक 1,87,000। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। डिस्पेंसरीज़ जो है वो 29,000 से 4 साल 5 साल के अंदर इंक्रीज़ हुए हैं 31,000। बेड्स जो हैं 6,28,000 थे, जो इंक्रीज़ हो गए 7,10,000 हुए हैं। तो रजिस्टर्ड डॉक्टर भी हमारे यहाँ बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुए हैं, और नर्सिंग पर्सोनल जो हैं वो भी इंक्रीज़ हुआ है। सो कहीं ना कहीं जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो मेन मोटिव है पीपल एज रिसोर्स या एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करने का, तो उसमें रोल ऑफ हेल्थ है वो भी अपना जो रोल है वो प्रॉपर प्ले कर रहा है। नाउ जब हम ये कहते हैं कि भाई हमने अपने पॉपुलेशन को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करके, एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करके, तो क्या वो जो ह्यूमन कैपिटल डेवलप हुई है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। और एम्प्लॉयमेंट जब अवेलेबल नहीं होता है और जो पर्सन विलिंग टू वर्क होता है और उसको वर्क नहीं मिलता है, देन द पर्सन इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। और अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान रहे हैं स्टार्टिंग से आफ्टर द इंडिपेंडेंस, उसका एक ऑब्जेक्टिव रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, रिमूव करना। और लास्ट 70 ईयर्स में अनएम्प्लॉयमेंट जो है डिफरेंट डिकेड्स में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। आज भी हमने अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 29%, जो ऐसे पर्सन जो जॉब करना चाहते हैं उनके बीच में लगभग 27 से 29% के बीच है। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि शकल जो हमने एक स्टडी की थी शकल और विलास की, तो शकल की मदर जो है वो अपने डोमेस्टिक चोर्स करती है और चिल्ड्रंस की हेल्प करती है। तो यहाँ पर क्या हम, क्योंकि जो शकल की मदर है शीला, वो किसी तरह की अर्निंग नहीं कर रही है, तो क्या हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे? नहीं, हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी विलिंगनेस नहीं है वर्क करने की। तो अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। तो जो शीला का केस है वो विलिंग नहीं है, उसको जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट उसी पर्सन को कहा जाता है, अनएम्प्लॉयड उसी पर्सन को कहा जाता है जो विलिंग टू वर्क होता है और साथ में जो वेजेस चल रही है, जो वेज रेट चल रही है उस पर काम करने के लिए एग्री हो, लेकिन फिर भी उसे कोई वर्क नहीं मिले। और यहाँ पे शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड, तो हम यहाँ पे शीला को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते हैं। नाउ अब अगर हम इन केस ऑफ इंडिया हम स्टडी करते हैं, तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत पेरिकुलर सिचुएशन है, और जिसमें रूरल और अर्बन एरियाज़ में दोनों जगह पर ही बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट ओकर करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट रूरल एंड अर्बन एरियाज़, तो रूरल एरियाज़ में सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब पीपल्स आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, कुछ महीने, जैसे हमने अभी हम ये कह सकते हैं कि भाई जो अर्बन रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर मोस्टली जो वर्क होता है वो एग्रीकल्चर बेस होता है, और एग्रीकल्चर में जो सोइंग सीज़न है, जो हार्वेस्टिंग सीज़न है, उसके बीच में जो टाइम होता है फसल पकने, बोने के और काटने के टाइम में, बीच में बहुत कम काम होता है। सोइंग सीजन में बहुत वर्क होता है और हार्वेस्टिंग सीजन में बहुत वर्क होता है, लेकिन जो बीच का टाइम होता है जब क्रॉप मैच्योर होती है,
उस टाइम वर्क इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उस वजह से उस दौरान बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, और उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि वो कहलाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये किन लोगों के बीच होता है? ये ज़्यादातर जो लैंडलेस लेबरर होते हैं या फार्म लेबरर्स होते हैं उनके बीच होता है। सो सेकंड इसका हब है कि दैट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक दूसरी कंडीशन है, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मर्स हैं या स्मॉल फैमिली हैं, स्मॉल फार्मिंग फैमिलीज़ हैं, उनमें एग्जिस्ट रहता है। अब इसकी सिचुएशन क्या है कि सपोज़ करते हैं कि एग्रीकल्चर प्लॉट लैंड है और उसमें जो लेबर की रिक्वायरमेंट है 3 पीपल्स की है, लेकिन वहाँ पर 6 पीपल एंगेज हैं। तो जो एक्स्ट्रा के 3 पीपल्स हैं वो किसी तरह की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितनी है? 3 पीपल्स की हैं। तो जो बाकी के 3 पीपल्स हैं दे आर एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा हैं, और वो उनके प्रेजेंट होने से या उनके एब्सेंट होने से प्रोडक्टिविटी ना तो इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 पीपल्स की है। तो जो एक्स्ट्रा 3 पीपल्स हैं दे आर डिसगाइज्ड, वो डिसगाइज्ड हैं और वो एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को शो करते हैं। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है 8 पीपल्स का, बताया गया है कि 5 पीपल्स की ज़रूरत है लैंड के अंदर, तो आप ये भी समझ सकते हैं इसमें। अब ये होता क्या है? ये होता उन फैमिलीज़ के अंदर हैं जो कि सारी फैमिलीज़ अपने स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में वर्क करती हैं। तो फैमिली मेम्बर्स सारे वर्क करते हैं फार्मिंग के अंदर, क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं हैं किसी सेकेंडरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में। तो वो जितने भी फैमिली के मेम्बर हैं सारे फार्म में ही एंगेज रहते हैं, चाहे वहाँ पर ज़रूरत हो या ना हो। तो हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल लैंड ओनर्स हैं या फिर जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके बीच में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज़ अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में क्या होता है? ज़्यादातर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, साथ में वहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट तो ये हो गया भाई जो मैट्रिकुलस है या ग्रेजुएट लोग हैं या पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, ठीक है, उनको जॉब नहीं मिलती है। और ये माना गया है कि जो ज़्यादा हायर स्टडी जिन्होंने की हुई है, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं ग्रेजुएट्स हैं, उनके बीच में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है एज़ कम्पेयर टू जो हाई स्कूल या मैट्रिकुलस जिन्होंने हाई स्कूल स्टडी की हुई है। इसका रीज़न यही है कि जो हाई स्टडीज़ की या हायर स्टडीज़ की है कुछ लोगों ने, अकॉर्डिंग टू जिस फील्ड में उन्होंने हायर स्टडी की है उन फील्ड्स में अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोगों ने इस चाह में कि भाई जॉब मिल जाएगी वो स्टडीज़ की थी, और जब स्टडी करने के बाद जॉब नहीं मिली तो दे आर बिकम अनएम्प्लॉयड। तो इसको यहाँ के कहा गया है कि ए पैराडॉक्सियल मैन पावर situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist। और ये भी देखा गया कि कुछ कुछ कैटेगरीज ऐसी है जहाँ पर नीड है पर्सन्स की, जहाँ पर वैकेंसीज वैकेंट हैं, लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जिस डिप्लोमा या डिग्री की, उस फील्ड में लोगों ने स्टडी नहीं की हुई है। तो इसको हम कह सकते हैं एक पैराडॉक्सल मैन पावर सिचुएशन है कि जहाँ पर नीड है वो स्टडी पर्सन्स ने नहीं की हुई है, और जहाँ जो उसने स्टडीज़ की हुई है उसके अकॉर्डिंग जॉब्स अवेलेबल नहीं है। सो कुछ इसमें ये बताया है कि देर इज़ ए अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड वेदर देर इज़ ए डेप्थ ऑफ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है हम ये कह सकते हैं लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी। तो जब उनको जॉब नहीं मिलेगी, जो हमारी एसेट थी जिनको हमने एक वैल्यूबल रिसोर्स में कन्वर्ट किया था आफ्टर डेवलपिंग स्किल्स एंड एजुकेशन, वो एक लायबिलिटी बन जाती है इकोनॉमी के ऊपर, अपनी कंट्री के ऊपर। तो देर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ, पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies to great social waste। तो हम कह सकते हैं ये एक तरह से सोशल वेस्ट होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी ऑफ एडवर्सली अफेक्टेड।
सो हम ये कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ओवरऑल ग्रोथ जो है इकोनॉमी की उस पे इम्पैक्ट करता है ना। और अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये इंडिकेटर है, ये एक सूचक है, इंडिकेटर है कि जो इकोनॉमी है वो डिप्रेस जा रही है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है। और ये जो एक रिसोर्स है उसका भी वेस्ट है, क्योंकि जो रिसोर्स था अगर वो एम्प्लॉयड होता तो वो एक कुछ ना कुछ गेन करता, उसको कुछ इनकम होती, और जब वो इनकम अर्न करता तो वो इनकम कंट्रीब्यूशन करती इकोनॉमी के अंदर, और साथ में जीडीपी इंक्रीज़ होती और नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होती। उसका बेनिफिट उस पर्सन के साथ साथ इकोनॉमी को भी मिलता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ये रिवीजन पार्ट चल रहा है आपका, और मोस्टली जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें एक स्टोरी रहती है एक विलेज की, ये आप स्टडी कर लेना। स्टोरी में ये बताया गया है कि भाई कैसे जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ किया जा सकता है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि सबके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो जॉब जब सबके लिए अवेलेबल नहीं है तो कुछ लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड करना पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा, अपने आप ही कुछ वर्क्स करने पड़ेंगे, और जिससे, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है या जो उसका बर्डन है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, वहाँ से जो एक्स्ट्रा पीपल्स हैं उनको शिफ्ट किया जाए सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर का ग्रो होना और टर्सरी सेक्टर का ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी में वो रिमूव की जा सके। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बताया भी हुआ है कि भाई कैसे कम किया जा सकता है। माना गया है कि dependency of population on agriculture partially because of disguised unemployment discussed earlier, some of the surplus labor in agriculture has moved to either, कहाँ पे मूव हो जानी चाहिए, किधर मूव कर देनी चाहिए, in the secondary or the tertiary sector. In the secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing. In case of the tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology, information technology and so on. तो ये ही था आपका, ये आपका रिवीजन पार्ट पूरा होता है चैप्टर नंबर 2 तक का। नेक्स्ट वीक से हम क्लास टेस्ट करेंगे, और मैं पहले आपको इसी चैप्टर के क्लास टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 के। थैंक यू स्टूडेंट्स।